Let's see another illustration on dynamics of circular motion example. Suppose a block is placed on rough horizontal turntable and at a distance r from its center, now table starts rotating in a circular motion with angular acceleration alpha. तो आपको बताना है कि कितने टाइम के बाद ब्लॉक स्लिप होगा. फाइंड आउट आफ्टर हाउ मच टाइम ब्लॉक स्टार्ट्स स्लिपिंग. तो ये क्वेश्चन करने से पहले इसका कॉन्सेप्ट देखें. इसका कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एक हॉरिजॉन्टल टर्न टेबल के सेंटर से आर दूरी पर, हॉरिजॉन्टल टर्न टेबल के सेंटर से आर दूरी पर एक ब्लॉक है और वो ब्लॉक टर्न टेबल के साथ रोटेट होता है विथ एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा. टर्न टेबल अगर रोटेट हो रहा है तो इसमें भी एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा आएगा जब तक कि ये दोनों के बीच में स्लाइडिंग नहीं हो रही है. इन दोनों के बीच में स्लाइडिंग को प्रिवेंट करने का जिम्मा, या इन दोनों के बीच में स्लाइडिंग को जिसने प्रिवेंट कर रखा है वो है फ्रिक्शन फोर्स. व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स? व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन? रादर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज म्यू टाइम्स mg. तो जब तक स्लिपिंग नहीं होगी तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है म्यू mg. तो ये जो म्यू mg है ये किसके बराबर होना चाहिए? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी. अब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी के लिए मास इनटू ए नेट एक्सेलरेशन. अब मैं आपको बताऊं कि जो नेट एक्सेलरेशन होगा किसी भी समय पे वो होता है, अगर सर्कुलर मोशन बॉडी कर रही है तो वो होता है रूट ओवर ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर. अब जरा ध्यान से देखें, ये कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से रोटेट करना शुरू किया है टेबल, तो ब्लॉक भी कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से रोटेट करना शुरू करेगी. तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि AT इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू आर. जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो बराबर होगा अल्फा इंटू आर के. AT बराबर जो होगा वो अल्फा इंटू आर होगा. इसी तरीके से स्पीड किसी भी टाइम पे हम निकालें तो वो हम निकालेंगे u प्लस ए इंटू वी इक्वल्स टू यू प्लस ए इंटू टी. तो वेलोसिटी किसी भी टाइम पे, किसी भी क्षण पे जो वेलोसिटी आई है वो आएगी अल्फा इंटू आर इंटू टी. इसी बात पे अगर हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश करेंगे तो वो आती है स्पीड स्क्वायर अपॉन आर. स्पीड स्क्वायर कितनी होगी वो आप देख सकते हैं, वो होगी अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर अपॉन आर. तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी अल्फा स्क्वायर आर टी स्क्वायर और ए टी की वैल्यू जो है वो है अल्फा आर. आप देख सकते हैं यहाँ पे ए टी की वैल्यू अल्फा आर है और ए सी की वैल्यू अल्फा स्क्वायर आर इंटू टी स्क्वायर है. ए सी समय के साथ चेंज हो रहा है, ए टी समय के साथ चेंज नहीं हो रहा. देन अब बस हम इसको इक्वेट करके सॉल्व करेंगे.
जैसा कि आप देखें म्यू एम जी बराबर एम ए नेट था, ए नेट हो गया ए टी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, तो म्यू एम जी बराबर हो जाएगा ए टी हमारा अल्फा आर आया था और ए सी आया था हमारा अल्फा स्क्वायर आर टी स्क्वायर, ये हमारा ए सी आया था। कैसे आया था ये, वी स्क्वायर बाई आर करते हुए, और वी स्क्वायर बाई आर इस तरीके से करेंगे, तो ये आया हमारा अल्फा स्क्वायर आर टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप देखेंगे यहाँ पे म्यू जी बराबर अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस अल्फा 4 आर 4 टी की पावर 4, दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर कर दें तो म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस अल्फा 4 आर स्क्वायर टी की पावर 4। अगर हम इसको निकालना चाहें तो ये आप देख सकते हैं कि म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन अल्फा 4 आर स्क्वायर टी की पावर 4, सो देयरफॉर टी मस्ट बी इक्वल्स टू म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, टी मस्ट बी इक्वल्स टू म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन अल्फा 4 आर स्क्वायर 1/4। दिस इज द टाइम, after this much time body will start slipping on the horizontal turntable। तो अब हम पढ़ने जाएंगे कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम बेसिकली हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन का ही पार्ट है, और एक बेसिक कोनिकल पेंडुलम जो हम पढ़ेंगे वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की तरह ही होगा। देखें आप, एक स्ट्रिंग है, उसके साथ एक स्मॉल बॉडी एम अटैच्ड है, और इसको हम स्ट्रिंग जो है वर्टिकल के साथ हमेशा थीटा एंगल मेंटेन करके रखी हुई है। स्ट्रिंग ने वर्टिकल के साथ हमेशा थीटा एंगल मेंटेन किया हुआ है, और ये एक यूं कहें हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में घूम रही है। ये एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में घूम रही है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से ये कोनिकल पेंडुलम यानी कि ये स्मॉल मास घूम रहा है, वो एक कोण का निर्माण कर रहा है, कोण फॉर्म कर रहा है, इसीलिए इसको हम लोग कोनिकल पेंडुलम कहते हैं। स्ट्रिंग का जो एंगल है वर्टिकल के साथ वो हमेशा हमेशा थीटा रहेगा। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हम L मानेंगे। एंगल मेड by the string with the vertical हम थीटा मानेंगे, और मास ऑफ द बॉडी को मैं m मानूंगा। मास ऑफ द बॉडी को मैं m मानूंगा। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग L, एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद द वर्टिकल थीटा, और मास ऑफ द बॉडी m। आप देखेंगे अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है जो कि हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन होगा, और साथ ही साथ मैंने जो केस लिया है इसमें वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का है, इसका मतलब एंगुलर स्पीड ऑफ द बॉडी को मैंने कांस्टेंट रखा है। एंगुलर स्पीड ऑफ द बॉडी को मैंने कांस्टेंट रखा है, और इसकी वैल्यू रखी है ओमेगा। एंगुलर स्पीड ऑफ द बॉडी की जो वैल्यू रखी है वो रखी है ओमेगा। अब आपसे पूछ रहे हैं कि ओमेगा का L और थीटा के साथ रिलेशन क्या होगा। लेट्स सी द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ कोनिकल पेंडुलम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल लाइक टू मेक अ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस बॉडी। इस m मास की बॉडी का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो m मास की बॉडी का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो mg नीचे और टेंशन इधर, मैं इस पॉइंट पे बना रहा हूं P पॉइंट पे, mg नीचे टेंशन इधर, और साथ ही साथ अगर मैं एंगल देखूं
तो ये एंगल जो होगा वो 90 माइनस थीटा होगा। जो सेंटर है सर्कुलर मोशन का, जो बॉडी जिस सर्कुलर मोशन में है उसका सेंटर बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, और सपोज करिए कि रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन r है। सपोज करें कि रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन r है, सपोज करें रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन r है, तो मैं यहां पे कह सकता हूं, अगर मैं ये राइट एंगल ट्रायंगल देखूं तो r की जो वैल्यू होगी वो L साइन थीटा के बराबर होगी। r की जो वैल्यू होगी वो L साइन थीटा के बराबर होगी। अब हमें पता है कि सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट जो भी हो उसका कंपोनेंट सेंटर की तरफ mv²/r होता है। तो सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट सेंटर की तरफ अगर हम देखें तो केवल एक ही फोर्स का कंपोनेंट आएगा यहाँ पे सेंटर की तरफ, वो आएगा टेंशन का। तो अब हम अगर फ्री बॉडी डायग्राम से फोर्स इक्वेशन लिखें तो हम पाएंगे कि T साइन थीटा बराबर m⍵² होता है, और T साइन थीटा की वैल्यू मैं लिख सकता हूं यहाँ पे m⍵² L साइन थीटा। दूसरी बात अगर हम करें कि बॉडी जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में बॉडी का कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, देयर इज नो एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, देयर इज नो एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इन वर्टिकल डायरेक्शन। बॉडी कोई ऊपर नीचे नहीं जा रही वर्टिकल डायरेक्शन में, देयर इज नो एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इन वर्टिकल डायरेक्शन। सो आई वुड रादर से कि T ऑफ cos थीटा must be equals to mg। T साइन थीटा यहाँ पे m⍵² r आया है, r जो कि L साइन थीटा था तो हमने यहाँ पे L साइन थीटा रख दिया, और T cos थीटा वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है तो T cos थीटा mg के बराबर होगा। अब इसके बाद आगे देखें, अगर हम तो दो इक्वेशन थी, एक इक्वेशन है T साइन थीटा इज इक्वल्स टू m⍵² L साइन थीटा, और दूसरी इक्वेशन है T cos थीटा इज इक्वल्स टू mg। दूसरी इक्वेशन है T cos थीटा इज इक्वल्स टू mg। अगर हम दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दे, डिवाइडिंग लाइक 1/2 वी गेट, तो हम क्या पाएंगे, हम पाएंगे कि T अपॉन T cos थीटा इज इक्वल्स टू m⍵² L/mg। तो 1/cos थीटा ω² L/g है, ω² L आएगा g अपॉन cos थीटा। तो आप देख सकते हैं ω² जो आया है वो आएगा g/L cos थीटा। तो ओमेगा की वैल्यू जो आएगी वो आप देख सकते हैं वो आएगी g/L cos थीटा। ओमेगा जो है वो L और थीटा पे डिपेंड करेगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं ओमेगा जो है वो L और थीटा पे डिपेंड करेगा। See an illustration on conical pendulum. Suppose there are two strings attached to this small block of mass m, and the lengths of the strings are same, and this is 60 degree, this is also a 60 degree. Then you have to find tensions in both these strings. Find T1 as well as T2 if it is rotating with angular speed omega. This block is rotating
This block is circulating with angular speed omega in the horizontal circle. हो क्या रहा है कि ये मास दो रस्सियों से बंधा हुआ है, अलग अलग रस्सियों से. इस रस्सी में टेंशन T1, इस रस्सी में टेंशन T2, और साथ ही साथ ये जो सिस्टम है या जो ये मास है वो सर्कुलर मोशन में है जिसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा है. तो सिचुएशन बहुत ही आसान सी है. इसमें आपसे पूछा गया है T1 और T2 के बारे में. तो सबसे पहले हम बनाएंगे FBDO ब्लॉक. जब हम FBDO ब्लॉक बनाएंगे तो हम देखेंगे इधर लगेगा T1, इधर लगेगा T2. अगर हम थीटा की बात करें तो थीटा बहुत ही आसान है. जिस तरीके से आप देख सकते हैं लेंथ सेम है, एंगल सेम है, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा. और इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर होगा तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ ये दोनों ही रस्सियां 30-30 डिग्री का एंगल बनाएंगी. तो ये हो गया आपका 30 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री. तो आप देखेंगे कि जो भी दो फोर्सेस लग रहे हैं या नेट फोर्स जो लग रहा है, एक और फोर्स लगेगा इस पे mg, जो भी फोर्सेस लग रहे हैं नेट फोर्सेस का रिजल्टेंट का कंपोनेंट टुवर्ड्स द सेंटर, नेट फोर्सेस के रिजल्टेंट का कंपोनेंट टुवर्ड्स द सेंटर जो होता है वो हमेशा mv²r होता है. तो यहाँ पे मैं साफ देख सकता हूँ कि T1 cos 30 डिग्री प्लस T2 cos of 30 डिग्री is equals to m omega square into r. r is the radius of that circular motion of the body. अब r निकालने के लिए आप देखें तो r निकालना बेहद आसान होगा. यहाँ पे r निकालने के लिए आप देखें तो r बराबर जो होगा वो आप देख सकते हैं यहाँ पे वो होगा L cos 30 डिग्री. अगर ये L है तो L cos 30 डिग्री हमारा r होगा. तो यहां पे r की जगह हम L cos 30 डिग्री का यूज कर सकते हैं. L cos 30 डिग्री का यूज कर सकते हैं और आप पाएंगे कि T1 प्लस T2 m ओमेगा स्क्वायर L के बराबर है. कंसीडर दिस इज एज योर फर्स्ट इक्वेशन. इसके बाद अगर हम बात करें y एक्सिस वाले फोर्सेस की, y एक्सिस में बॉडी का कोई भी मोशन नहीं हो रहा, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि T1 साइन ऑफ 30 डिग्री मस्ट बी इक्वल्स टू T2 साइन ऑफ 30 डिग्री प्लस mg. आप देखें यहाँ पे T1 के दो कंपोनेंट्स होंगे, मैं आपको दिखा भी दूँ. T1 के दो कंपोनेंट्स होंगे. आप देखें T1 इस तरीके से है, तो T1 के जो दो कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा इधर की साइड T1 cos 30 और एक होगा ऊपर की साइड T1 sin 30. इसी तरीके से T2 के भी दो कंपोनेंट्स होंगे, T2 cos 30 और T2 sin 30. T2 इस तरीके से है, तो T2 के जो दो कंपोनेंट होंगे, T2 के जो दो कंपोनेंट होंगे वो होंगे इधर की साइड T2 cos 30 और इधर की साइड T2 sin of 30. तो नीचे की साइड T2 का जो कंपोनेंट है वो है T2 sin 30 और प्लस mg. तो y एक्सिस में नेट फोर्स जो कि है वो 0 होना चाहिए था, बिकॉज y एक्सिस में कोई भी एक्सेलरेशन बॉडी की नहीं है. अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हम पाएंगे कि T1/2 इज इक्वल टू T2/2 साइन 30 की वैल्यू जो कि 1/2 होती है. तो आप देखेंगे T1 इज इक्वल टू T2 प्लस ट्वाइस ऑफ mg आ रहा है. सेम केस गोज विद दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन. सो फ्रॉम दीज टू इक्वेशन वी वुड फाइंड द टू वेरिएबल्स दैट इज T1 and T2 here. So look at this and find out the value of T1 and T2 here, please. So T1 plus T2 is m omega square L and T1 is equals to T2 plus twice of mg. So I can write here T1 as T2 plus twice of mg plus T2 is equals to m omega square L. So 2T2 plus 2mg, sorry,
2t2 plus 2mg is equals to m omega square L. I am putting here the value of t1. So t2 plus mg is equals to m omega square L by 2, and t2 is m omega square L by 2 minus mg. So T1 is definitely m omega square L by 2 minus mg plus of 2 mg. T1 is T2 plus 2 mg, so it is m omega square L upon 2 plus mg. And this is our solution for this equation. Okay. Now let's study motion in vertical circle. Now motion in vertical circle. जब भी कोई बॉडी, सपोज करिए यहाँ पे एक बॉडी एक स्ट्रिंग से जिसकी लेंथ L है उससे टाइड है, उससे अटैच है, और इसको आप कुछ वेलोसिटी देते हो, प्रदान करते हो. सपोज आपने वेलोसिटी दी इसको v0, और ये वर्टिकल प्लेन में सर्कुलर मोशन करना स्टार्ट कर देता है. अगर ये वर्टिकल प्लेन में सर्कुलर मोशन करना स्टार्ट करता है तो इसको हम बोलेंगे वर्टिकल, द मोशन ऑफ बॉडी इज इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन. ऐसा आप रोजमर्रा की चीजों में यानी कि लिविंग एग्जांपल में भी देख सकते हैं. कभी कभी कर्व हमारा रोड पे वर्टिकल सर्कुलर भी होता है, जैसे कि ब्रिजेस एंड वैलीज पे. तो आप देख सकते हैं कि जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन है यहाँ पे, बॉडी वर्टिकल सर्कुलर मोशन में है विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रिंग, एंड दिस स्ट्रिंग इज सपोज इट इज फिक्स एट O. दिस स्ट्रिंग इज सपोज फिक्स एट O, और बॉडी को लोएस्ट मोस्ट पोजीशन पे आपने कोई v0 स्पीड दे दी. उस v0 स्पीड के कारण बॉडी वर्टिकल मोशन में जाना स्टार्ट कर देगी, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में जाना स्टार्ट कर देगी. ये डिपेंड करेगा कि उसकी स्पीड कितनी है. अगर उसकी स्पीड वर्टिकल मोशन, सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने लायक है तब तो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लेगा. अगर उसकी स्पीड उससे कम है तो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं करेगा. स्ट्रिंग या तो बीच में ही स्लैक हो जाएगी या तो ऑसिलेटरी मोशन करना शुरू कर देगा. तो आप देखें एनालिसिस ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन. हम देखते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन का एनालिसिस. सपोज करें कि किसी मोमेंट पर ये बॉडी इस पॉइंट पे आई है और जो एंगल इसने बनाया है सेंटर के साथ, एंगल जो वर्टिकल लाइन ने बनाया है सेंटर के साथ वो थीटा है, और यहां पे जो बॉडी की स्पीड है वो v है. यहां पे जो बॉडी की स्पीड है वो v है. तो अब मैं आपको बताऊं, इनिशियली आपने जो स्पीड दी थी बॉडी को वो v0 दी थी. इनिशियल स्पीड विच इज इम्पार्टेड टू द बॉडी, इनिशियल स्पीड imparted to the body is v0, and speed at any moment or we can say speed at the moment when the body makes theta angle, speed at the moment when the body makes theta angle with the downward vertical line
इज v। जो इस लाइन के साथ डाउनवर्ड वर्टिकल लाइन के साथ जो एंगल मेक कर रहा है बॉडी वो है थीटा, और इस समय इसकी स्पीड जो है वो v है, इनिशियल स्पीड v नॉट है। देखिए एनालिसिस देखें इसमें, अगर मैं इस मोमेंट पे सपोज करें ये पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर अगर मैं FBD बनाऊं तो M का जो FBD बनेगा इसमें mg नीचे, टेंशन इधर की साइड, और आप देख सकते हैं ये जो होगा वो होगा 90 माइनस थीटा। तो आप देखो यहां पे अगर मैं आपको बताऊं तो ये वाला एंगल जो होगा वो होगा थीटा, क्योंकि आप देख सकते हैं वर्टिकल के साथ जो ये वाली लाइन एंगल बना रही है वो थीटा एंगल बना रही है। तो अगर मैं फोर्स इक्वेशन से, फ्री बॉडी डायग्राम से फोर्स इक्वेशन लिखना चाहूं तो जैसा कि मैं जानता हूं कि सेंटर की तरफ लगने वाले सारे फोर्सेस का कंपोनेंट जो होता है वो mv²/r के बराबर होता है। यहां मैं देख सकता हूं कि जो बॉडी का रेडियस है वो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होगी, क्योंकि बॉडी वर्टिकल सर्कल में है और जो इस सर्कुलर मोशन का सेंटर है वो O होगा, वो पॉइंट होगा जो पॉइंट ये टॉप मोस्ट पॉइंट है। स्ट्रिंग का यू के वन एंड है स्ट्रिंग की जो कि फिक्स की गई है, तो बॉडी का जो सेंटर होगा वो O होगा। अब यहां पे आप देखें तो सेंटर की तरफ लगने वाला जो नेट फोर्स आ रहा है वो आ रहा है T माइनस mg cos थीटा, और ये बराबर होगा mv²/r के, r जो कि यहां पे L है। T माइनस mg cos थीटा बराबर होगा mv²/L के। ये हमारे फर्स्ट इक्वेशन होगी। मान लीजिए दूसरी इक्वेशन में आपको बताऊं कि दूसरी इक्वेशन जो होगी वो हम लोग लेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम से। सो आप देखें बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, बाय WE थ्योरम, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम से हम देखें कि बॉडी लोएस्ट मोस्ट पोजीशन से ये वाले P पॉइंट पे, मैं आपको बताऊं वर्क एनर्जी थ्योरम कहां से कहां तक लगानी है, लोएस्ट मोस्ट पोजीशन से जो मैं लगा रहा हूं, लोएस्ट मोस्ट पोजीशन से पॉइंट P तक। पॉइंट P वो पॉइंट है जिस पर पहुंच के बॉडी जो है वो वर्टिकल डाउनवर्ड लाइन से थीटा एंगल बना रही है। तो आपको अब देखना है कि वर्क एनर्जी थ्योरम में टोटल वर्क डन किसनों ने किया है। टेंशन का वर्क डन 0 होगा थ्रू आउट द प्रोसेस, बिकॉज टेंशन हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ही लग रही है। बात करेंगे तो इस वर्टिकल सर्कुलर मोशन में किसका वर्क डन होगा, तो हम लोग फ्रिक्शन फोर्स को 0 मानते हुए, नेग्लिजिबल मानते हुए केवल और केवल यही मानेंगे कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में बॉडी पर केवल एक्सटर्नल फोर्स की अगर हम बात करें, हालांकि टेंशन फोर्स भी लगता है, लेकिन वो फोर्स की बात करें जिसने केवल वर्क डन देना है तो वो केवल और केवल ग्रेविटी होगा। तो ग्रेविटी का जो वर्क डन है वर्क एनर्जी थ्योरम में, ये हम देखें बॉडी जो है वो लोएस्ट मोस्ट पोजीशन से P पॉइंट में आने में वर्टिकली जितनी डिस्प्लेस हुई है उसके बारे में अगर हम देखें तो बॉडी के जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है ये आप देखें L cos थीटा होगा, और पूरी लेंथ जो है वो L है। तो आप देख सकते हैं कि बॉडी की जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो है L माइनस L cos थीटा। बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, बॉडी की जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो प्लस J कैप में कह सकता हूं, या यूं कहूं ऊपर की तरफ जा रही है। तो वर्क डन बाई जो ग्रेविटी होगा वो यहाँ पे नेगेटिव होगा, और जो वर्क डन होगा वो होगा माइनस mg L माइनस L cos थीटा। ये वर्क डन बाई ग्रेविटी है। इस बॉडी पर ड्यूरिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन केवल और केवल एक ही फोर्स ने वर्क किया है, वो है ग्रेविटी का फोर्स। टेंशन के फोर्स ने कोई काम नहीं किया है, टेंशन के फोर्स का वर्क डन 0 होगा। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज गिवन बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू हाफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें
हालांकि इसको हम वैसे भी कर सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से, जैसे कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू 0, बात एक ही है, इज इक्वल्स टू हाफ mv square minus of half mv naught square. This is our second equation here. This is our second equation here. कुछ जनरल बातें भी कर लेते हैं हम लोग, कि जनरल बातें जो कि पूछी जा सकती हैं। जनरल बातें आप देखें यहाँ पे कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी। तो पार्टिकल की वेलोसिटी टेंजेंशियल डायरेक्शन में, यानी कि यूं कहें रेडियल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगी। तो यहाँ पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो टेंशन के परपेंडिकुलर इस तरीके से जाएगी, कहीं वो टेंशन के परपेंडिकुलर जाएगी इस तरीके से कहीं। तो मैं यहाँ पे एक चीज आपको बता सकता हूं कि अगर जो टेंजेंशियल फोर्स की बात करूं मैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स की बात की है, केवल सेंट्रीपिटल फोर्स जो लगेगा वो लगेगा T माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई एल। अगर मैं टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस की बात करूं तो टेंशन का कोई भी टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं आएगा, केवल और केवल mg का आएगा। तो mg का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा वो होगा टेंजेंशियल फोर्स जो होगा वो केवल और केवल mg यहाँ पे दे रहा है, और mg का टेंजेंशियल फोर्स जो होगी इस बॉडी पे लगने वाली वो होगी mg cos ऑफ 90 माइनस थीटा, यानी कि इसको मैं बोलूंगा mg साइन थीटा। तो टेंजेंशियल फोर्स की अगर हम बात करते हैं तो MAT बराबर क्या होगा, mg साइन थीटा। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आई वो आएगी g साइन थीटा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आई वो आई g साइन थीटा। याद रखें, अगर आपसे कभी भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक्टिंग एट एनी पॉइंट, तो वहां आपको थीटा की वैल्यू पता होगी। जस्ट डू द कंपोनेंट्स एंड यू विल गेट द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वैल्यू। तो ये एक तीसरी चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है, कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लगेगी बॉडी पे सर्कुलर मोशन में वो लगेगी g साइन थीटा। आगे की एनालिसिस देखें। आगे की एनालिसिस देखें। तो आपसे सेंट्रीपिटल जो फर्स्ट इक्वेशन थी सेंट्रीपिटल फोर्स वाली वो थी T माइनस ऑफ एम जी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन एल। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, और ये पहली इक्वेशन थी, तो T की वैल्यू मैं एम वी स्क्वायर बाई एल प्लस एम जी कॉस थीटा लिख सकता हूँ। दूसरी इक्वेशन जो थी हमारी वो वर्क एनर्जी थ्योरम से, या यूँ कहें कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से भी आप कर सकते हैं, वो थी माइनस ऑफ एम जी एल माइनस एल कॉस थीटा इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। तो यहाँ पे वी स्क्वायर निकालेंगे अगर हम, तो वो आएगा वी नॉट स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। याद रखिएगा जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो है वी स्क्वायर बाई एल। वी स्क्वायर आप निकाल चुके हैं ऊपर, तो वी स्क्वायर बाई एल करेंगे तो आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू भी उस पोजीशन पे मिल जाएगी, और साथ ही साथ जी साइन थीटा एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, तो नेट एक्सेलरेशन आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे एनालिसिस में आप देखेंगे कि जो टेंशन है वो एम वी स्क्वायर बाई एल प्लस एम जी कॉस थीटा है। आप देखेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन में जब हम किसी स्पीड से प्रोजेक्ट करते हैं तो जैसे जैसे बॉडी ऊपर जाती है उसकी स्पीड जो है वो घट जाती है, घटती रहती है, और जैसे जैसे थीटा बढ़ता है, जैसे जैसे थीटा बढ़ता है, मैं यहाँ कहूँ यहाँ पे थीटा 0 था और 0 से 90 तक मैं यूँ कह सकता हूँ कि कॉस थीटा की वैल्यू भी घटेगी, तो टेंशन की वैल्यू भी धीरे धीरे घटती है, सॉरी एम जी कॉस थीटा की वैल्यू भी धीरे धीरे घटती है। 90 की बात करेंगे तो 90 से 180 में, यानी कि जब एंगल ऑब्ट्यूस हो जाएगा
तो 90 से 180 में इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी mg cos थीटा की, और स्पीड की वैल्यू निरंतर घटती ही रहेगी। तो इसका मतलब मैं साफ कह सकता हूं कि जो टेंशन होगा वो मैक्सिमम होगा लोएस्ट मोस्ट पोजीशन पे, क्योंकि ड्यूरिंग 0 to 180 डिग्री टेंशन की वैल्यू हमेशा घटती जा रही है। तो मैं यहां पे एक पॉइंट लिख सकता हूं इस इक्वेशन को देखते हुए, एज T is equals to mv square by L plus mg cos theta. So value of tension is continuously decreasing from bottommost point तो आप देख सकते हैं कि लोएस्ट मोस्ट पॉइंट पे सबसे ज्यादा टेंशन होगी और हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट पे सबसे कम टेंशन होगी। ये बात बिल्कुल सही है कि लोएस्ट मोस्ट पॉइंट पे सबसे ज्यादा टेंशन होगी और हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट पे सबसे कम टेंशन होगी। अब अगर स्ट्रिंग को अगर बॉडी को सर्कुलर मोशन करना है, आप देखिए अगर बॉडी को यहाँ पे सर्कुलर मोशन करना है, बॉडी को अगर यहाँ पे सर्कुलर मोशन करना है तो स्ट्रिंग की जो टेंशन है वो जीरो नहीं हो सकती सिवाय हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट पे। हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट पे मोमेंटरली टेंशन जो है वो जीरो हो सकती है, और बिकॉज अपनी इनर्शिया की वजह से, अपनी स्पीड की वजह से वो वापस फिर सर्कुलर मोशन में आ जाएगा। तो एक्सेप्ट हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट पे मोमेंटरली टेंशन जीरो हो सकती है, लेकिन बाकी किसी भी पॉइंट पे टेंशन जीरो नहीं हो सकती अगर बॉडी को सर्कुलर मोशन कंप्लीट करना है। तो ऐसा क्यों होता है? अगर टेंशन कहीं भी जीरो हो जाती है तो स्ट्रिंग स्लैक कर जाएगी, और जब स्ट्रिंग स्लैक करेगी तो वो बॉडी को सर्कुलर मोशन में ले नहीं जा पाएगी। दूसरी बात मैं देखूं तो टेंशन हमेशा घट ही रहा है नीचे से ऊपर जाने में, तो ऊपर सबसे कम टेंशन हो सकती है, सबसे कम टेंशन होती है, और यूं कहें कि ऊपर जो है टेंशन जीरो हो सकती है। तो मिनिमम स्पीड जो मुझे बॉडी को देनी पड़ेगी ताकि वो जस्ट सर्कुलर मोशन कर जाए, उसके लिए हम ऊपर टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन को जीरो मान सकते हैं। देखेंगे थोड़ा सा मैथमेटिकली, फॉर द बॉडी टू कंप्लीट इन सर्कुलर मोशन, देखिए फॉर द बॉडी टू कंप्लीट for the body to complete circular motion, vertical circular motion, tension must not be zero at any point। टेंशन कहीं भी जीरो नहीं होगी, किसी भी बिंदु पे, किसी भी पॉइंट पे टेंशन को जीरो नहीं होना चाहिए। टेंशन मस्ट नॉट बी जीरो एट एनी पॉइंट except momentarily tension can be zero at highest point, tension can be zero at highest point तो अगर बॉडी को सर्कुलर मोशन करना है तो टेंशन किसी भी पॉइंट पे जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर वो जीरो होती है तो रस्सी स्लैक कर जाएगी, और रस्सी स्लैक कर जाएगी तो बॉडी सर्कुलर मोशन में नहीं रहेगा। लेकिन टॉप मोस्ट पॉइंट पे मोमेंटरली टेंशन जीरो हो सकती है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टेंशन एट हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो फॉर द बॉडी टू कंप्लीट सर्कुलर मोशन, फॉर द बॉडी टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अगर बॉडी को वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करना है तो हाईएस्ट पॉइंट पे, हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट पे जो टेंशन है वो जीरो या जीरो से अधिक होनी चाहिए। मैं आपको एक और बात बताऊं, अगर हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट पे टेंशन जीरो है, टेंशन तो लोएस्ट मोस्ट पॉइंट से कम होते होते जीरो जा रही है, तो अगर हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट पे
मैं आपको बताऊं, अगर हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट पे टेंशन जीरो है, टेंशन तो लोएस्ट मोस्ट पॉइंट से धीरे धीरे होके जीरो जा रही है, तो यहाँ पे टेंशन सबसे ज्यादा है, यहाँ पे टेंशन सबसे कम है, तो इसके बीच में जो टेंशन होगी वो इन दोनों के मतलब लोएस्ट मोस्ट पॉइंट और हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट के बीच की वैल्यू होगी। तो इसका मतलब जो बीच में जो भी पॉइंट्स आएंगे उन पे टेंशन जीरो नहीं होगी अगर हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट पे टेंशन जीरो है तो, बिकॉज हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट पे मिनिमम टेंशन होती है, और अगर मिनिमम टेंशन जीरो है तो बाकी हर पॉइंट्स पे टेंशन की वैल्यू जो होगी वो जीरो से ज्यादा ही होगी, तो हमें बीच में चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। टेंशन एट हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर द बॉडी टू कंप्लीट VCM। अब टेंशन जब हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट पे हमें निकालना है तो आप देखेंगे हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट पे अगर मैं टेंशन निकालूं तो उसकी अगर मैं FBD बनाऊं हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट पे, तो टेंशन एट हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट नीचे लगेगी, mg भी नीचे होगा, और साथ ही साथ वेलोसिटी इसकी कुछ v एट हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट इस तरीके से हम मान सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम टेंशन एट हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट की वैल्यू लिखें तो टेंशन एट हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट जो होगा वो होगा, आप देखें, TH प्लस mg इज इक्वल्स टू m वेलोसिटी एट हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट अपॉन L। तो TH की जो वैल्यू आई वो आई है mh square L minus mg, and this should be must be greater than and equals to 0। तो यहां पे आप देखेंगे VH square must be greater than equals to LG। तो यहां पे आप साफ देखें कि for the body to complete vertical circular motion, velocity at highest most point must be equals to root of LG। velocity at highest most point must be equals to root of LG और GL। अब हम देखते हैं कि अगर बॉडी को सर्कुलर मोशन कंप्लीट करना है तो लोएस्ट मोस्ट पॉइंट पे मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए। जैसा कि हमने पढ़ा था कि वेलोसिटी एट एनी पॉइंट इज इक्वल्स टू V0 स्क्वायर माइनस 2GL 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। तो वेलोसिटी एट हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट स्क्वायर जो होगा वो आ रहा है GL, V0 स्क्वायर हमें पता लगाना है और कॉस थीटा की वैल्यू भी पता लगानी है। कॉस थीटा आप देखो तो डाउनवर्ड वर्टिकल लाइन से जब बॉडी हाईएस्ट मोस्ट पोजीशन पे चली जाती है तो जो एंगल मेड करेगा वो 180 डिग्री मेड करेगा। जो एंगल मेड करेगा यहां पे बॉडी वो 180 डिग्री मेड करेगा। 180 डिग्री मेड किया अगर इसने एंगल, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस ऑफ 180 डिग्री। तो GL यहां पे हो जाता है V0 स्क्वायर माइनस ट्वाइस GL 1 प्लस 1। सो यहां पे V0 स्क्वायर की जो वैल्यू आई वो 5GL आई है। V0 स्क्वायर की जो वैल्यू आई वो 5GL आई है, तो V0 आएगा रूट ऑफ 5GL। तो लोएस्ट मोस्ट पोजीशन पे जो स्पीड होनी चाहिए ताकि बॉडी कंप्लीट कर सके वर्टिकल सर्कुलर मोशन वो इतनी होनी चाहिए। सो स्पीड एट lowest most position to complete minimum speed, I would rather say minimum speed at lowest most position to complete vertical circular motion is root 5GL। जब मिनिमम स्पीड ये आपको दी होती है, जब लोएस्ट मोस्ट पोजीशन पे स्पीड आपकी रूट 5GL होती है, तो मैं आपको बताऊं कि हाईएस्ट मोस्ट पोजीशन पे तब स्पीड रूट GL होती है, जो कि हम अभी निकाल चुके हैं। हाईएस्ट मोस्ट पे टेंशन की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है।
अब हम टेंशन एट लोएस्ट मोस्ट पोजीशन निकालेंगे, जो कि मैक्सिमम टेंशन होगा लोएस्ट मोस्ट पोजीशन पे ही होगा। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी आई है वो √5gl आई है मिनिमम स्पीड। तो मिनिमम टेंशन लोएस्ट मोस्ट पोजीशन पे कितनी होनी चाहिए ये हम कैलकुलेट करेंगे। तो टेंशन निकालने के लिए हम देखें, अगर देखिए टेंशन निकालने के लिए अगर हम देखें, यहाँ पे जो स्पीड है मिनिमम वो √5gl है और टेंशन ऊपर T0 है, या यूं कहें लोएस्ट मोस्ट पोजीशन पे टेंशन TL है और नीचे जो लग रहा है वो mg लग रहा है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि TL माइनस mg इस केस में बराबर mvL²/L। टेंशन ऊपर, mg नीचे, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर जो लग रहा होगा वो TL माइनस mg लग रहा होगा, और ये इक्वल्स टू होना चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि mvL²/L है। यहाँ पे हम देखें TL माइनस mg इज इक्वल्स टू mvL²। वेलोसिटी स्पीड एट लोएस्ट मोस्ट पोजीशन कितनी आई है 5gl, तो TL आप देखें 6 mg आया है। तो टेंशन एट लोएस्ट मोस्ट पोजीशन जो आया वो 6 mg आया। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि डिफरेंस बिटवीन TL एंड TH इज 6 mg। इट रिमेन्स ट्रू, जो लोएस्ट मोस्ट पोजीशन पे टेंशन है और जो हाईएस्ट मोस्ट पोजीशन पे टेंशन है वो उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 6 mg रहेगा। केवल उसी पे नहीं, जब वेलोसिटी √5gl होती है। दिस होल्ड्स ट्रू even if velocity is greater than equals to √5gl। जब वेलोसिटी 5gl √5gl से अधिक भी होगी तो भी जो डिफरेंस होगा TL माइनस TH का वो 6 mg ही आएगा। इसका मतलब जो मिनिमम स्पीड चाहिए हमें लोएस्ट मोस्ट पोजीशन पे ताकि बॉडी सर्कुलर मोशन कवर कर ले वो चाहिए √5gl। जब √5gl हम स्पीड देते हैं तो हाईएस्ट मोस्ट पोजीशन पे टेंशन 0 होता है और हाईएस्ट मोस्ट पोजीशन पे जो स्पीड होती है वो √gl होती है। हाईएस्ट मोस्ट पोजीशन पे जो स्पीड होती है वो 0 नहीं होती, लेकिन हाईएस्ट मोस्ट पोजीशन पे टेंशन 0 होता है। अब हम इस तरीके से केसेस देखते हैं कुछ जिसमें बॉडी सर्कुलर मोशन कवर नहीं कर पाती या कर पाती है, वो भी देख लेते हैं। तो आप देखें, मान लीजिए जो स्पीड है लोएस्ट मोस्ट पोजीशन पे वो √5gl से अधिक होगी। हमें मिनिमम स्पीड चाहिए लोएस्ट मोस्ट पोजीशन पे √5gl ताकि बॉडी कंप्लीट कर ले वर्टिकल सर्कुलर मोशन। यहाँ पे अगर स्पीड √5gl से ज्यादा होती है तो बॉडी विल डेफिनेटली कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन। बॉडी 100% वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगी। दूसरा, टेंशन एट हाईएस्ट मोस्ट पोजीशन 0 नहीं होगा। टेंशन एट हाईएस्ट मोस्ट पोजीशन 0 तभी होता है जब आप मिनिमम स्पीड से उसको प्रोजेक्ट करते हो लोएस्ट मोस्ट पोजीशन से। यहाँ पे टेंशन एट हाईएस्ट मोस्ट पोजीशन 0 बिल्कुल नहीं होगा और वेलोसिटी एट हाईएस्ट मोस्ट पोजीशन √5gl से ज्यादा होगी। जब आप √5gl से फेंकते हो तो वहां पे ऑप्टिमम कंडीशन बनती है और हाईएस्ट मोस्ट पोजीशन पे जितनी मिनिमम टेंशन हो सकती है वो स्ट्रिंग में आ जाती है। तो मिनिमम टेंशन स्ट्रिंग में हाईएस्ट मोस्ट पोजीशन पे 0 हो सकती है मोमेंटरली, तो टेंशन एट हाईएस्ट मोस्ट पोजीशन वहां पे 0 हो जाती है। लेकिन जब आप √5gl से ज्यादा देते हो तो टेंशन एट हाईएस्ट मोस्ट पोजीशन 0 नहीं रहती, टेंशन एट हाईएस्ट मोस्ट पोजीशन 0 से अधिक होती है ऑब्वियसली। अब इसके बाद हम बात करते हैं जब VL इक्वल्स टू √5gl है तब तो हमने देख ही लिया था। अब हम बात करते हैं कि अगर
VL जो है वो √2GL से ज्यादा हो लोएस्ट मोस्ट पोजीशन वाली जो स्पीड है और √5GL से कम हो। जब √5GL से कम होती है बॉडी तो वहां पर अगर √5GL से कम है बॉडी की स्पीड लोएस्ट मोस्ट पोजीशन पे तो डेफिनेटली बॉडी विल नॉट कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन। यहां पे जो बॉडी है इट विल नॉट कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन। यहाँ पे बॉडी जो है वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं कर सकती। लेकिन देखें अगर बॉडी की स्पीड √2GL से ज़्यादा है, अगर बॉडी की स्पीड √2GL से ज़्यादा है तो मैं ये कह सकता हूँ, एक यहाँ पे एक चीज़ मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जनरल फार्मूला कि टेंशन की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है mv² + mg cos ऑफ थीटा। तो मैं आपको यहाँ पे एक बात बताऊं कि स्पीड जो है वो निरंतर घटती रहती है और स्पीड जो है वो निरंतर घटती रहती है और cos थीटा की वैल्यू भी निरंतर घटती रहती है, तो टेंशन की वैल्यू हमेशा घटेगी। लेकिन मैं आपको अगर देखें यहाँ पे 0 से 90 डिग्री तक mg cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी हमेशा। 0 से 90 डिग्री तक mg cos थीटा की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो टेंशन का 0 होने का सवाल ही नहीं उठता 0 से 90 डिग्री में। टेंशन 0 हो ही नहीं सकती 0 से 90 डिग्री में। यानी कि अब मैं कहूँ फर्स्ट क्वार्टर ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन में टेंशन की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। अब बात आती है T = mv² + mg cos थीटा। स्पीड जो है वो धीरे धीरे कम होगी, कम होते होते ये 0 भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती 0। तो मैं आपको बताऊं कि mv²/L v अगर √2GL से ज्यादा है तो इसका मतलब ये साफ है कि वो इस हॉरिजॉन्टल पोजीशन को सरपास कर जाएगा। जब ये इस हॉरिजॉन्टल पोजीशन को सरपास कर जाएगा और टेंशन की वैल्यू यहां तक 0 हो ही नहीं सकती, और अगर ये √2GL से स्पीड इसकी ज्यादा है तो ये इस हॉरिजॉन्टल पोजीशन को सरपास करेगा, तो इसके बाद मैं कह सकता हूं कि थीटा की वैल्यू जो है वो 90 से ज्यादा हो जाएगी और cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। cos थीटा की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगी। अब दूसरा पॉइंट ये आता है कि √5GL से स्पीड कम होने की वजह से टेंशन हाईएस्ट मोस्ट पोजीशन पे 0 नहीं होगा, उससे पहले ही 0 हो जाएगा। √5GL स्पीड से कम लोएस्ट मोस्ट पोजीशन की स्पीड होने की वजह से टेंशन हाईएस्ट मोस्ट पोजीशन पे 0 नहीं होगा, उससे पहले ही टेंशन 0 हो जाएगा। जब टेंशन 0 होगा, जब यहाँ पे वैल्यू टेंशन कहीं भी 0 होगी, तो अगर मैं टेंशन की वैल्यू 0 लिखता हूं तो ये हो जाएगा mv²/L + mg cos थीटा। मुझे पता है mg cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव है, तो mv²/L = -mg cos थीटा, -mg cos थीटा। इसका मतलब साफ होगा, यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव है, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसका मतलब साफ होगा कि बॉडी में जिस समय टेंशन 0 होगी स्ट्रिंग में, बॉडी की स्पीड नॉन जीरो जरूर होगी, और वो होगी आपकी -Lg cos थीटा। थीटा मैंने वर्टिकल डाउनवर्ड लाइन से चुना है, से मेजर करना किया है, तो cos थीटा नेगेटिव होने की वजह से ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और वैल्यू आपकी नॉन जीरो आएगी। मैं एक बार फिर से रिपीट करूं, या इसको दूसरे तरीके से देखें, तो बॉडी को आपने किसी VL स्पीड से फेंका, मुझे पता है कि वो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन हॉरिजॉन्टल लेवल पार कर जाएगी या 90 डिग्री क्रॉस कर जाएगी, तो 90 डिग्री क्रॉस कर जाएगी, तो मैं यहाँ पे देखूंगा कि कहीं पे यहाँ पे टेंशन बॉडी की टेंशन स्ट्रिंग में 0 हो रही है। अगर यहाँ पे टेंशन स्ट्रिंग में 0 हो रही है तो mg का जो कंपोनेंट होगा वो अलोंग द सेंटर जरूर होगा, और अगर टेंशन की वैल्यू 0 होती है तो mg का जो कंपोनेंट होगा टुवर्ड्स द सेंटर वो सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स है बॉडी में तो Vb होगा।
तो यहां पे ये सिचुएशन आएगी. सो बॉडी विल नॉट कंप्लीट इट्स वर्टिकल सर्कुलर मोशन, और बॉडी किसी भी मोमेंट पे यहाँ पे स्लैक कर जाएगी, लेकिन जब स्लैक करेगी तो वो जो एंगल होगा वो डाउनवर्ड वर्टिकल से 90 से हमेशा ज़्यादा ही होगा. तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फिर से, अगर बॉडी की स्पीड √2gl से अधिक है और √5gl से ज़्यादा है, तो बॉडी विल नॉट कंप्लीट VCM, body will not complete VCM, or tension will be 0, but velocity during vertical circular motion, velocity during vertical circular motion is non-zero. जब तक ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन का पार्ट है, बॉडी जब तक कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन का पार्ट है तब तक बॉडी में स्पीड नॉन जीरो होगी. इसके बाद मैं बात करूं, स्ट्रिंग विल स्लैक व्हेन टेंशन इन स्ट्रिंग कम्स आउट टू बी जीरो. जब टेंशन जीरो होगी स्ट्रिंग में तो स्ट्रिंग स्लैक कर जाएगी, स्ट्रिंग ढीली हो जाएगी. जैसे स्ट्रिंग ढीली होगी उसके बाद आफ्टर स्ट्रिंग विल स्लैक, जब स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगी बॉडी विल परफॉर्म प्रोजेक्टाइल मोशन. बॉडी विल परफॉर्म प्रोजेक्टाइल मोशन. आप देखें √2gl से अगर √5gl स्पीड होती है तो बॉडी VCM कंप्लीट नहीं कर सकती, टेंशन जीरो हो जाएगा, बाद में रस्सी ढीली पड़ जाएगी, स्लैक कट जाएगी. और जब तक ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन में है तब तक इसकी वेलोसिटी जो है वो नॉन जीरो होगी. जब तक ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन में है तब तक वेलोसिटी इसकी जीरो कहीं भी नहीं होगी. और आफ्टर स्लैकनेस बॉडी विल परफॉर्म प्रोजेक्टाइल मोशन. तो ये इनके केसेस होंगे. थोड़ा सा इसको और एलाबरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलस्ट्रेशन. देखें, सपोज करें कि लोएस्ट मोस्ट पोजीशन पे बॉडी को स्पीड √7gl/2 दी है. सपोज करें कि लोएस्ट मोस्ट पोजीशन पे बॉडी को जो स्पीड दी है वो √7gl/2 दी है, जो कि √3.5gl है, और ये जो स्पीड है वो √2gl से अधिक है और √5gl से कम है. ये जो स्पीड है वो √2gl से ज़्यादा है और √5gl से कम है. तो आपसे पूछा गया है कि जब स्ट्रिंग स्लैक करेगी, व्हेन स्ट्रिंग डू स्लैक, देन व्हाट इज द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद द अपवर्ड वर्टिकल लाइन. तो क्वेश्चन ऐसा है कि when the string becomes slack, then what is the angle made by string? Then what is the angle made by string? Then what is the angle made by string? What is the angle made by the string with upward vertical line? What is the angle made by string with upward vertical line? तो देखेंगे इसको ध्यान से. मान लीजिए कि यहां पे स्ट्रिंग स्लैक कर रही है, तो जब यहां पे स्ट्रिंग स्लैक कर रही है तो उस समय टेंशन जब होगा, when string slack tension must be 0.
तो अगर इस पार्टिकल का मास m है तो mg इधर लगेगा और ये थीटा तो ये भी थीटा ही होगा। तो आप देखें mg cos थीटा जो कि सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, मैं यहाँ पे बना दूं कि P पॉइंट पे स्लैकिंग हो रही है और P पॉइंट पे अगर मैं FBD बनाता हूँ तो mg ये टेंशन जो कि लगेगा नहीं और ये थीटा। तो मैं अगर FBD बनाता हूँ P पॉइंट पे और फोर्स इक्वेशन लिखूंगा तो लिखूंगा T प्लस mg cos ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई L। अब अगर हम बात देखें तो T तो उस समय 0 हो रहा है बिकॉज स्लैकनिंग इंट्रोड्यूस हो रही है यहाँ पे। तो आप देखें mg cos थीटा इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई L। v स्क्वायर एल जी कॉस थीटा आया, यहाँ प्लस एल जी कॉस थीटा आया है और हमने जो डिराइव किया था उसमें माइनस एल जी कॉस थीटा आया था। ये यूं आया था क्योंकि हमने जो एंगल है वो डाउनवर्ड वर्टिकल लाइन से लिया था, यहाँ क्वेश्चन में जो गिवन है वो अपवर्ड वर्टिकल लाइन से एंगल गिवन है। तो v जो आया वो रूट एल जी कॉस थीटा आया। कहता है व्हाट इज द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद द अपवर्ड वर्टिकल लाइन। तो अब दूसरी जो इक्वेशन है जो हमने यूज भी की थी डेरिवेशन में वो थी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कहें या वर्क एनर्जी थ्योरम कहें। तो आप देखेंगे मैं यहाँ पे दूसरी जो इक्वेशन यूज करने जा रहा हूँ वो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को यूज करने जा रहा हूँ। आप वर्क एनर्जी थ्योरम से भी मैं कर चुका हूँ, तो मैं चाहता हूँ एक और मेथड से कर दिया जाए। सो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या कहती है, ये कहती है कि डेल्टा के प्लस डेल्टा यू मस्ट बी इक्वल्स टू 0। जितना चेंज काइनेटिक एनर्जी में होगा उतना नेगेटिव का चेंज पोटेंशियल एनर्जी में होना चाहिए अगर केवल कंजर्वेटिव फोर्स सिस्टम पे लग रहे हैं तो। दूसरी बात अगर हम देखें तो काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आया है वो लोएस्ट मोस्ट पोजीशन और यहाँ पे हाईएस्ट मोस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी इसकी v है जो कि हम निकाल चुके हैं इधर। तो आप देखें जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया है वो आया है हाफ एम वी एल स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। और जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया है आप देखेंगे अगर मैं यहाँ पे रेफरेंस लाइन मान लूँ, यहाँ पे अगर मैं रेफरेंस लाइन मान लूँ तो आप देखें जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया है वो आया है, अगर ये लेंथ L है तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाली जो लेंथ होगी वो होगी L cos थीटा, L sin 90 माइनस थीटा, इट इज L cos थीटा। तो आप देख सकते हैं एकदम आराम से कि जो लेंथ होगी जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी mg इंटू L प्लस L cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन के मुताबिक आप देखेंगे VL स्क्वायर हमें दिया हुआ है, VL अगर रूट 7 GL/2 है तो VL स्क्वायर 7 GL/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 GL/2 को 4 हो गया और V स्क्वायर/2 V जो आया है वो GL cos थीटा आया है यहाँ पे। तो मैं यहाँ लिखूंगा GL cos थीटा/2 प्लस यहाँ पे मैं बात करूंगा GL प्लस GL cos थीटा इज इक्वल्स टू 0। अब मैं बात करूं GL cos थीटा माइनस GL cos थीटा/2 और 7 GL/4 इट इज अ रूट ऑफ 7 GL/2। तो रूट ऑफ 7 GL/2 का स्क्वायर करूंगा तो ये आएगा 7 GL/4 माइनस GL cos थीटा/2 प्लस GL cos थीटा। आई एम सॉरी हियर, यहाँ पे हाफ mv स्क्वायर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज द फाइनल माइनस इनिशियल, it's the final minus initial, so the final kinetic energy is root GL cos theta, so it must be GL cos theta/2 minus 7 GL/4. It must be like this, 7 GL/2 VL square/2. What is VL square? It is 7 GL/2, so 7 GL/4. Now GL cos theta/2 plus GL cos theta, it is 3 GL cos theta/2 minus 7 GL/4 plus GL must be, it is equals to minus 3 GL/4 is equals to 0. 3 GL I am cancelling out, so cos theta/2 is equals to
1/4. So cos theta turns out to be half. So here theta is 60 degree or pi by 3. Here theta is 60 degree or pi by 3. I hope you understand here that what is change in potential energy. It is mgl. Let me show you with another clean figure. Change in potential energy. This is L, and if this is theta, then this is 90 minus theta. And what is this length? This length must be L sine of 90 minus theta, which is called L cos theta. So I would say L plus L cos theta. This length is, I would say rather, L plus L cos theta is the change in height, is the height achieved by the body. So change in potential energy is mgl plus L cos theta minus, this is our reference line where we should take gravitational potential energy as 0. Now see another question. Suppose string is fixed at point O. What should be the maximum lowest most position, maximum velocity at the lowest most position you should give, so that the body will fall back to point O, fixed point O. With the question, find the velocity at lowest most position of the body. Find the velocity at lowest most position of the body. Find the velocity at the lowest most position of the body, so that I have said the maximum velocity at the lowest most position, so that it will hit the fixed point O. So that it will hit the fixed point O. सपोज करें कि ये यहाँ तक सर्कुलर मोशन में था, उसके बाद ये प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए ओ पॉइंट पे वापस ये आ गया. तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि इस मोमेंट पे जो है, इस मोमेंट पे एट पी पॉइंट स्ट्रिंग स्लैक हो गई. सॉल्यूशन देखें. एट पॉइंट पी, सपोज एट पॉइंट पी स्ट्रिंग बिकम स्लैक. Suppose at point P string becomes slack. Suppose करें at point P string slack हो गई है, यानी कि टेंशन जो है वो 0 हो गया है, और इस समय स्ट्रिंग जो है वो अपवर्ड नॉर्मल के साथ थीटा एंगल बना रही है. स्ट्रिंग इज मेकिंग an angle theta with the upward normal. String is making an angle theta with the upward normal. So यहाँ पे भी वही सिचुएशन हो जाएगी, mg theta. So I would rather say कि mg cos theta इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई एल, जो कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया है. सो वी स्क्वायर आ जाएगा एल जी कॉस थीटा, यानी कि यूं हम कहेंगे कि जो वी आएगा वो आएगा रूट ऑफ एल जी कॉस थीटा.
v जो आएगा वो आएगा रूट ऑफ एल जी कॉस थीटा। इस मोमेंट पे जो स्पीड आएगी वो आएगी रूट ऑफ एल जी कॉस थीटा। दूसरी अगर हम बात देखें तो ये जो स्पीड है यहाँ पे वो वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाएगी, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाएगी, अगर हम ये देखें तो बहुत ही आसानी से हम लोग देख सकते हैं। ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी कितना होगा थीटा। तो मैं यहाँ पे आपको बता सकता हूँ कि जो बॉडी है उसकी स्पीड है रूट एल जी कॉस थीटा, और साथ ही साथ जो हॉरिजॉन्टल के साथ वह एंगल बना रही है वो भी थीटा ही है। तो अब इसके बाद आफ्टर स्लैकनिंग, जैसा कि हमने पढ़ा था, आफ्टर स्लैकनिंग बॉडी विल परफॉर्म आफ्टर स्लैकनिंग बॉडी विल परफॉर्म प्रोजेक्टाइल मोशन। स्लैकनिंग के बाद बॉडी जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन बनाएगी, करेगी, प्रोजेक्टाइल मोशन में होगी। और अगर इसको ओ पॉइंट को हिट करना है तो हम देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं जहां से प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू हुआ है उस पॉइंट को ओरिजिन मानो, जहां से प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू हुआ है उस पॉइंट को अगर मैं ओरिजिन मानूं तो आप देखेंगे उस पॉइंट को अगर मैं ओरिजिन मानता हूं तो आप देखेंगे दिस इज अवर एल, तो ये होगा एल साइन थीटा। इस पॉइंट को ओरिजिन अगर मैं मानता हूं तो बॉडी में अगर एक्स का डिस्प्लेसमेंट है तो वो है एल साइन थीटा, और अगर बॉडी में y का जो डिस्प्लेसमेंट है वो है माइनस का एल कॉस थीटा। प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ इस तरीके से है, ऐसे हमने फेंका है, तो जिस साइड वेलोसिटी है उधर साइड ही एक्स में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और जो एक्स में डिस्प्लेसमेंट है वो हमने माना है एल साइन थीटा, और जो y में डिस्प्लेसमेंट है वो हमने माना है माइनस एल कॉस थीटा। सो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आप देखेंगे एक्स में जो डिस्प्लेसमेंट है बॉडी का, अगर मैं प्रोजेक्टाइल मोशन को यहाँ पे ओरिजिन मानूं और इधर साइड मैं एक्स में इधर साइड पॉजिटिव मान रहा हूँ और नीचे की साइड जो है ऊपर की साइड यहाँ पे पॉजिटिव मान रहा हूँ, नीचे की साइड नेगेटिव और इधर साइड नेगेटिव मान रहा हूँ। मैंने ऐसा इसलिए माना है कि जो प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी है वो इनिशियली लेफ्ट हैंड साइड ही है और इनिशियली जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। मैंने इनिशियल वेलोसिटीज की डायरेक्शन में अपनी पॉजिटिव कन्वेंशंस माने हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री we always know that y is equals to x tan theta minus half of gx square upon u square cos square theta. Y is equals to x sin theta minus half of gx square upon u square cos square theta. So what is y here? Y here is minus of L cos theta. What is x here? X here is L sin theta into tan theta, which is sin theta upon cos theta. And what is here? X is L square sin square theta upon u square cos square theta. Upon u square cos square theta. So what we will do, taking out here minus L cos theta is equals to L sin square theta upon cos theta minus half G L square sin square theta upon u square, and you know u is root GL cos theta. U is root GL cos theta. So here I would rather say it is u square is GL cos cube theta
G is cancelling out, L is cancelling out, L I can take here from also. So it is minus of cos theta sin square theta upon cos theta minus sin square theta upon twice of cos cube theta. LCM I should take 2 cos cube theta. So it is cos square theta sin square theta into 2 minus sin square theta is equals to minus of cos theta. So this is our equation. You can see here that it is 2 cos square theta sin square theta minus sin square theta upon 2 cos cube theta is equals to minus of cos theta. So here I would say 2 cos square theta sin square theta, 2 cos square theta sin square theta minus sin square theta is equals to minus 2 cos 4 theta. So it's a 2 cos 4 theta plus 2 cos square theta plus 2 cos square theta sin square theta is equals to sin square theta. So I would say here 2 cos square theta common, it is cos square theta plus sin square theta is equals to sin square theta. Here you can see, so it is 1. So 2 cos square theta is equals to sin square theta. So basically 2 is equals to tan square theta. Therefore tan theta is root of 2. If tan theta is root of 2, then cos theta must be, I would say, root 2 upon 1. Then cos theta must be 1 upon root of 3, and sin theta root 2 upon root of 3. So now I would like to do energy conservation. So by applying mechanical energy conservation or work energy theorem, it is mg minus, this is L, and you can see here that this is this length is L cos theta. So mg L plus L cos theta must be equals to half of mv square minus half of m v lowest most position square. Now what is the final speed here? Here final speed is minus mg L 1 plus cos theta, and what is final speed? It is half m gl cos theta is equals to half m VL square. So I would rather say here minus mgl cos theta is equals to mgl cos theta by 2 minus half mvl square. So half mvl square is mgl plus mgl cos theta plus mgl cos theta by 2. So VL square is 2gl plus 2 into gl plus gl cos theta by 2, I will say 3gl cos theta by 2. So VL square is 2gl plus 3gl cos theta, and I would say cos theta is 1 by root 3 over here. So VL is root of 2gl plus root of
3gl, so I would say root gl 2 plus root 3 would be our answer. You see here that the velocity at lowest most position, the maximum velocity with which you should impart it here, it is root 2gl plus root 3gl. It is root gl under root 2 plus root 3. This is our answer. Okay. Now we should study some different cases also, that when speed is less than root 2gl. Now case 3 or case 4 rather, v is less than root of 2gl. The velocity at lowest most position is less than root 2gl. When velocity at lowest most position is less than root 2gl, that means body cannot pass, or body cannot have the angular displacement more than 90 degree. It is less than 90 degree. So in the first quadrant of vertical circular motion, you know, T is mv square by L plus mg cos theta. T is mv square by L plus mg cos theta. T can never be 0. So I would say that if VL is less than root 2gl, then body will not complete vertical circular motion. That's okay. The second point is tension can never be 0 at any point. If tension is never be 0 at any point, then you can see here after some time the velocity, after some time tension is never be 0 at any point. आप देख सकते हैं कि root 2gl से अगर नीचे lowest most point पे velocity होती है तो tension कभी भी 0 नहीं हो सकती throughout its motion. तो यहाँ पे क्या होगा कि velocity less than root 2gl है तो वो 90 डिग्री वाली सिचुएशन तो पार कर ही नहीं सकती. तो यहाँ पे क्या होगा कि टेंशन जो है वो 0 तो हो नहीं सकती, लेकिन वेलोसिटी 0 हो सकती है. जब वेलोसिटी 0 होगी और इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो मैं आपको बताऊं 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक ही होगा. तो 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इसका, 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इसका, और बीच में कहीं ना कहीं वेलोसिटी इसकी 0 हो रही है. तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूं कि बॉडी विल परफॉर्म सर्कुलर ऑसिलेटरी मोशन. यहाँ पे वेलोसिटी 0 होती है एक्सट्रीम पोजीशन पे, लेकिन टेंशन 0 नहीं है और वेलोसिटी 0 है यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो फिर ये वापस आएगी एंड इट विल परफॉर्म एन ऑसिलेटरी मोशन. तो याद रखिएगा, जब भी वेलोसिटी एट लोएस्ट मोस्ट पोजीशन रूट 2gl से कम है तो टेंशन नेवर बी 0 एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग इट्स मोशन, बट वेलोसिटी कैन बी 0. वेलोसिटी 0 हो सकती है. और साथ ही साथ मैं यहाँ बताऊं आपको कि बॉडी विल परफॉर्म ऑसिलेटरी मोशन. बॉडी विल परफॉर्म ऑसिलेटरी मोशन. बॉडी विल परफॉर्म ऑसिलेटरी मोशन. टेंशन 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक नहीं रह सकती. बॉडी विल परफॉर्म ऑसिलेटरी मोशन. और उसके बाद मैं आपको बताऊं यहाँ पे बॉडी जो है वो ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करेगी और एट एक्सट्रीम पोजिशंस वेलोसिटीज आर 0. इसको समझने के लिए एक केस देखें. अगर हम सपोज कीजिए कि आपने लोएस्ट मोस्ट पोजीशन पे रूट जीएल की स्पीड दी है. आपने लोएस्ट मोस्ट पोजीशन पे रूट जीएल स्पीड दिया है बॉडी को. जब आपने रूट जीएल स्पीड दी है बॉडी को, तो बॉडी कहीं बीच में जाके सर्कुलर मोशन स्टॉप करेगी और ऑसिलेटरी मोशन करना शुरू कर देगी, क्योंकि इस यहाँ पे लोएस्ट मोस्ट पोजीशन पे जो स्पीड है वो रूट 2gl से, लोएस्ट मोस्ट पोजीशन पे जो स्पीड है वो रूट 2gl से कम है. तो अब क्या होगी सिचुएशन, क्या होगी यहाँ पे, ये अगर हम देखें तो ये कहीं ना कहीं बीच में ही इसका मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा. उसके बाद ये बॉडी रिट्रेस कर देगी अपने पाथ को. तो मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो बॉडी का होगा, ये भी हम यहाँ से कह सकते हैं मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो बॉडी का होगा वो लेस देन 90 डिग्री का होगा. मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो बॉडी का होगा वो थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा.
सिचुएशन अब देखें आप कि जो यहां पर एक्सट्रीम पोजीशन की बात करें, जिस समय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम चला गया है, एक्सट्रीम पोजीशन की बात करें तो वहां पे जो वेलोसिटी है वो तो जीरो है, टेंशन नॉन जीरो है, mg यहां पर है। अगर ये थीटा है तो मैं इसको कहूंगा ये भी थीटा है, तो यहां पे सिचुएशन ये हो जाएगी कि t माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू t माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन एल। t माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई एल। मुझे पता है ये जीरो है, तो टेंशन की जो वैल्यू आएगी वहां पे एम जी कॉस थीटा आएगी। तो एट एक्सट्रीम पोजीशन जो टेंशन की वैल्यू आएगी वो एम जी कॉस थीटा आएगी। अब थीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो आप देखें थीटा निकालने के लिए हम फिर से वर्क एनर्जी थ्योरम का यूटिलाइज करेंगे। तो अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम, अप्लाइंग डब्ल्यू ई थ्योरम, अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करते हैं यहां पे, तो आप देखें स्ट्रिंग की लेंथ L है और टोटल लेंथ L और इतने पार्ट की जो लेंथ है वो L cos थीटा है और ये ऊपर जो गया है वो L माइनस L cos थीटा है। यानी कि जो बॉडी है उसकी जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो L माइनस L cos थीटा ऊपर की तरफ है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, माइनस ऑफ एम जी एल माइनस एल कॉस थीटा इज इक्वल्स टू हाफ एम दिस फाइनल काइनेटिक एनर्जी स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी स्क्वायर, जो कि स्पीड जो थी इसकी रूट जीएल थी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तो यहां पे सिचुएशन ये आई कि माइनस एम जी एल सॉरी एल प्लस एल सॉरी इस एल माइनस एल कॉस थीटा। आप देखें लेंथ पूरी एल है और जो ये वाली लेंथ है वो है एल कॉस थीटा, तो बॉडी वर्टिकली कितना डिस्प्लेस हुई, एल माइनस एल कॉस थीटा। तो आप देखें माइनस एम जी एल मैंने कॉमन लिया है, तो ये आया 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस एम जी एल बाई 2। तो आप देख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इज हाफ हेयर, सो कॉस थीटा इज हाफ, सो थीटा इज 60 डिग्री है। सो आप देखेंगे कि जो थीटा आया है वो 60 डिग्री आया है, यानी कि मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है बॉडी की वो थीटा है 60 डिग्री है। अगर मैं टेंशन एट एक्सट्रीम पोजीशन की भी बात कर लूं, तो जैसा कि हमने निकाला था टेंशन एट एक्सट्रीम पोजीशन, टेंशन एट एक्सट्रीम पोजीशन की भी अगर मैं बात करूं तो टेंशन एट एक्सट्रीम पोजीशन जो होती है वो होती है एम जी कॉस 60, यानी कि यहाँ पे जो आएगा वो आएगा एम जी बाई 2। टेंशन एट एक्सट्रीम पोजीशन की वैल्यू जो आई वो आई एम जी बाई 2। अगर मैं टेंशन एट लोएस्ट मोस्ट पोजीशन की भी यहाँ पे बात कर लूँ तो भी कोई हर्ज नहीं है यहाँ पे। तो टेंशन एट लोएस्ट मोस्ट पोजीशन की अगर मैं बात करता हूँ तो आप देखेंगे mg नीचे लगेगा बॉडी पे, टेंशन ऊपर लगेगा, और जो स्पीड है आप देखेंगे वो है यहाँ पे रूट gl, जो कि क्वेश्चन में गिवन थी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ t माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो जो टेंशन आई लोएस्ट मोस्ट पोजीशन पे वो आई 2mg। तो याद रखिएगा हमेशा लोएस्ट मोस्ट पोजीशन पे टेंशन हमेशा ज़्यादा होती है, और जितनी ज़्यादा आप ऊपर जाते जाओगे टेंशन की वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी। ठीक।